नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे हम 10 अगस्त 2026 के। साथ साथ में एक्स्ट्रा जो रिलेवेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बनते हैं वह भी अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। बिना किसी देरी के बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा प्रतिबंधों के संदर्भ में कौन से दो प्रमुख परमिट सिस्टम चर्चा में रहे? तो अपने को परमिट के बारे में बताना है। जो भी अपने सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें सुरक्षा प्रतिबंध के क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा पीएपी एंड आरएपी। ये दोनों के दोनों क्या है, एक प्रकार से परमिट सिस्टम है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं कि दोनों का फुल फॉर्म क्या बनता है। जो पीएपी है दोस्तों, उसका नाम है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, और आरएपी का मतलब है यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ये जो रेस्ट्रिक्शन दिया गया है वो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक और शब्द होता है आईएलपी। आईएलपी क्या होता है? इनर लाइन परमिट होता है। इस शब्द का भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो पीएपी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, आरएपी रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट और आईएलपी इनर लाइन परमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लैंड बॉर्डर और कोस्ट लाइन की हालिया दी गई लंबाई क्रमशः कितनी है? एक स्टैटिक जीके का साथ में मैंने एमसीक्यू बनाए हैं, तो अपने को एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों की लंबाई यहाँ पे आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में 15,000 के लगभग आपकी स्थलीय सीमा है और 7,516 के लगभग आपकी तटीय सीमा है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारत की जो लैंड बाउंड्री है वह कितने देशों के साथ में लगती है दोस्तों? इतने देशों के साथ में भारत की लैंड बाउंड्री लगती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। लैंड बाउंड्री की बात हो रही है, स्थलीय सीमा की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसका संबंध प्रोटेक्टेड एरिया परमिट से है? तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट से संबंध किसका है दोस्तों? ये यहाँ पे आंसर बनेगा आपका संवेदनशील सीमा क्षेत्र, सेंसिटिव बॉर्डर एरिया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न पड़ोसी देशों में से कौन सा देश लैंड बॉर्डर के बजाय मैरीटाइम बाउंड्री के माध्यम से भारत से संबंधित है? ये लैंड या स्थल से कनेक्ट ना होकर ये एज समुद्री सीमा से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में श्रीलंका। श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर बनेगा। श्रीलंका। भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई हम देख चुके हैं 7,516 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़, पाक स्ट्रेट एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जिसको हम पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में CCRAS और BIS ने किस क्षेत्र में मानकों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो CCRAS एंड BIS इन दोनों ने आयुर्वेदा के ऊपर, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर है आयुर्वेदा के ऊपर जो भी स्टैंडर्ड्स है उसको बढ़ावा देने के लिए MOU पर साइन किया है। अब दोनों का पूरा नाम हम देख लेते हैं। CCRAS का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका जो पूरा नाम है वह सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, यानी केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद है। BIS का मतलब है भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये किसके अंडर में कार्य करता है? CCRAS ये आयुष मंत्रालय के अंडर में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हालिया CCRAS BIS MOU में स्टैंडर्डाइजेशन है किया है, जो भी मानकों को बढ़ावा देने के लिए एक MOU साइन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य एक्चुअल में क्या है? गुणवत्ता बढ़ाना है इनका मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए एंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी, यानी गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए BIS का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। BIS क्या है? भारत का एक राष्ट्रीय मानक निकाय है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, CCRAS किस मंत्रालय के अंडर में है? तो हम देख चुके हैं आयुष मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसके अंडर में है ये। आयुष का एग्जाम में आपसे पूरा नाम पूछा जा सकता है दोस्तों। इसका जो पूरा नाम है आयुर्वेदा योगा एंड न्यूरोपैथी यूनानी सिद्धा होम्योपैथी। पूरा नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदा योगा न्यूरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपने को बताना कि जो हालिया एमओयू है इसमें बीआईएस की भूमिका किससे सबसे अधिक संबंधित है। बीआईएस जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसका एज ए मेन रोल क्या होता है, स्टैंडर्ड बनाए रखना किसी भी चीज़ के अंदर। तो आंसर बनेगा मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन से संबंधित है। एक प्रकार से जो भी इसका मान काम है, कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, सर्विस है, इसकी क्वालिटी और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये सबसे मेन इसका उद्देश्य है। और ये किस प्रकार का मार्क लगाता है, ये आईएसआई, किसी पे भी यदि आईएसआई का मार्क लगा है, आईएसआई चिन्ह है, वही इस बीआईएस से जुड़ा एक कन्फर्मिटी मार्क है। अगर कहीं पे भी आईएसआई मार्क हम देखते हैं तो इसका मतलब है वह बीएसआई के माध्यम से अप्रूव्ड है, उसके द्वारा जांचा गया है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और नेशनल हैंडलूम अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए हैं। तो दो अवार्ड प्रदान किए हैं, एक नाम है संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और दूसरे का नाम है यहाँ पे नेशनल हैंडलूम अवार्ड। तो ये किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका हस्तकरघा क्षेत्र है, यानी हैंडलूम क्षेत्र। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अब हम इसके बारे में देखें, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य एक ही है, हस्तकरघा कार्य है, इसको सम्मानित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह अवार्ड ये किसके अंडर में आता है, हस्तकरघा, यह वस्त्र मंत्रालय के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आता है। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो 7 अगस्त को ये मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इस दिन स्वदेशी आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, संत कबीर हैंडलूम अवार्ड के अंतर्गत 2025 अवार्ड पैकेज में कैश प्राइज कितना रखा गया है। तो इसके अंदर जो कैश प्राइज रखा गया है वह 3.5 लाख रुपए रखा गया है, 3.5 लाख रुपए। साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें दी गई हैं। और आपसे पूछ लिया जाए नेशनल हैंडलूम अवार्ड का कैश प्राइज कितना है, तो हम दो चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, एक संत कबीर वाला देख रहे हैं हैंडलूम अवार्ड जिसकी प्राइस है 3.5 लाख, एक है नेशनल हैंडलूम अवार्ड जिसकी प्राइस है 2 लाख। दोनों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। नेशनल जो हैंडलूम डे है इसका संबंध किससे है, तो हम देख चुके हैं स्वदेशी आंदोलन से इसका संबंध है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत है वह 7 अगस्त 1905 से होती है। 1905 के अंदर ही बंगाली विभाजन होता है आपका, और सरकार ने 2015 में इसको राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया था। और जो पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वह 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था दोस्तों। पहला आयोजन चेन्नई के अंदर होता है। ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हैंडलूम अवार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, तो ये वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए वस्त्र मंत्रालय। एचएम में इसके अंदर शब्द आता है एक जिसका नाम है हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंस, और एक शब्द आता है एनएचडीपी राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो जीईएम शब्द आ रहा है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 2026 को जीईएम ने अपने ऑपरेशंस में कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो देखिएगा इसने 10 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं। जीईएम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यानी जीईएम का जो पूरा नाम है वह है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी सरकारी ई मार्केट प्लेस। सरकार जो भी खरीद बिक्री होती है वो इसी के माध्यम से करती है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक वेबसाइट है, आप उस पर जाके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। गवर्नमेंट ने इसमें 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। लगभग 20 लाख करोड़ जीएमवी फैसिलिटेट किया है। अब यहाँ पे एक शब्द हो रहा है जीएमवी, इसके बारे में हम देखेंगे। जो जीईएम है इसका लॉन्च होता है अगस्त 2016 में, इसका लॉन्च होता है। और इसका प्राइमरी पर्पज क्या है, प्राइमरी पर्पज है इसका सरकारी खरीद है। जो भी सरकारी खरीद है वह इसी के माध्यम से होती है। ये जो 20 लाख करोड़ की उपलब्धि है किससे संबंधित है, वह जीएमवी से संबंधित है। जीएमवी का जो पूरा नाम है वह ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, हिंदी में हम अपन इसको बोलेंगे सकल व्यापारिक मूल्य। जीएमवी पूरा नाम एग्जाम में आ सकता है। जीएम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी सरकारी विभाग और ऑर्गेनाइजेशन संगठनों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नीलामी के लिए जो भी होता है XYZ इसी के माध्यम से होता है। सरकार को कुछ भी खरीदना है, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट को कुछ भी खरीदना है तो वह सब इसी के माध्यम से प्रोसेस होता है। इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया, 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएम मुख्य रूप से किस प्रकार की खरीद के लिए उपयोग किया जाता है? तो सरकारी खरीद है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरकारी खरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत ने हाल ही में बीम कैचर किस इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोजेक्ट के लिए विकसित किया? भारत ने बीम कैचर कौन सा इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोजेक्ट है उसके लिए विकसित किया? तो आंसर बनेगा फायर, FAIR। अब फायर के बारे में हम थोड़ा सा पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पूरे नाम की बात करेंगे। इसका पूरा नाम है फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च, एंड हिंदी में बोलेंगे एंटी प्रोटॉन और आयन अनुसंधान सुविधा। फायर का पूरा नाम है एंटी प्रोटॉन और आयन अनुसंधान सुविधा। अब बीम कैचर है, इंडिया ने डेवलप किया है। ये क्या है? फायर क्या है? एक प्रकार से ये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कण और नाभिकीय भौतिक सुविधा है। ओके, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये जर्मनी के डार्मस्टाट में लोकेटेड है। जर्मनी के डार्मस्टाट में लोकेटेड है। इंडिया इसका एक संस्थापक सदस्य है, फाउंडर मेंबर है इसका। फायर प्रोजेक्ट ने बीम कैचर का मुख्य कार्य क्या है? बीम कैचर का जो मुख्य कार्य है, कण बीम को सुरक्षित रूप से रोकना या अवशोषित करना, सेफली स्टॉपिंग एब्जॉर्बिंग पार्टिकल बीम्स, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAIR प्रोजेक्ट है, ये किस देश से संबंधित है? तो आंसर बन जाएगा इसका जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से संबंधित है। भारत इसका को फाउंडर है, मेंबर है। भारत के बीम कैचर डेवलपमेंट में किन भारतीय संस्थानों की भूमिका रही है? तो भारतीय संस्थान इसमें कौन कौन से रहे हैं? तो इसमें एक इंस्टीट्यूट है अपना बोस इंस्टीट्यूट, और दूसरा है यहाँ पे CSIR CMERI। बोस इंस्टीट्यूट एंड CSIR CMERI, ये दो इंस्टीट्यूट महत्वपूर्ण रहे हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा पूरा नाम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, एक इंस्टीट्यूट है अपना CMERI, जिसका पूरा नाम है केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे दिया है बोस इंस्टीट्यूट और केंद्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। दोस्तों, इसी के साथ में इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।